वेलकम माय डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं इमैनुअल। तो मूवी की शुरुआत में हम कहानी का लीड एक्टर इमैनुअल को देखते हैं, जो कि अपने बेटे के साथ एक प्ले कर रहा होता है, जिसमें वो एक सीरियस एक्ट परफॉर्म कर रहा है कि कैसे वो अपने बॉस जोसेफ से अपने पिछले 3 महीनों के पैसे मांगेगा। दरअसल दोस्तों बात यह है कि इमैनुअल के बॉस जोसेफ ने उसके पिछले 3 महीनों की पेमेंट नहीं दी है, जिसकी वजह से उसे और उसकी वाइफ को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब बाप बेटे ने मिलकर एक प्लान बनाया और दोनों ने मिलकर एक प्ले करने की सोची, जिसमें वो विजुअली ये सब कुछ दिखाएंगे। तभी वहां पर इमैनुअल की वाइफ एनी की एंट्री होती है। वो उससे कहती है कि तुम हम लोगों के सामने परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन उस जोसेफ के सामने जाते ही तुम्हारी हवा निकल जाती है, और अब फिर तुम उससे सैलरी की बात करोगे तो वो अपनी बीवी की दुखद घटना को सुनाकर तुम्हें साइड कर देगा। अब ये सुनकर इमैनुअल कहता है कि देखो, आज तो मैं किसी भी हालत में पैसे लेकर ही आऊंगा। सीन यहीं से होता है चेंज और इमैनुअल ऑफिस जाता है, जहां वो जोसेफ से अपने पिछले 3 महीनों की सैलरी की डिमांड करता है। तो जोसेफ उसे फिर से अपनी मरी हुई वाइफ की कहानी सुनाता है कि मेरे साथ ये हुआ वगैरह वगैरह। लेकिन अब इमैनुअल उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा पैसा अभी चाहिए। अब इसके बाद जोसेफ नाटक कर रहा होता है और नींद की गोली से शीशी ढूंढता है। तभी इमैनुअल अपने पॉकेट से वो शीशी निकाल कर दे देता है और कहता है कि अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं इस बार से खा लूंगा। शायद उसमें जहर लेकर आया था वो। जोसेफ फिर मजबूर होकर उसे अपने गले की सोने की चेन दे देता है और कहता है कि तुम इस चेन को ले जाकर बेच दो और तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। लेकिन इमैनुअल इसको लेने से साफ मना कर देता है और कहते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, अरे मुझे पैसे दे दो ना शांति से। फिर जोसेफ भी कहता है कि ठीक है, कल तुम्हें तुम्हारे पिछले 3 महीनों की सैलरी मैं दे दूंगा, ये मेरा वादा है। और फिर इसके बाद इमैनुअल चला जाता है वहां से। घर आकर वो अपनी वाइफ और बेटे को सारी बातें बताता है कि कल पक्का मिल जाएंगे पैसे, जिसके बाद वो सभी लोग बड़े खुश होते हैं और बहुत एक्साइटेड भी, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद उनके घर में पैसे आने वाले हैं। अब अगले दिन जब इमैनुअल ऑफिस जाता है तो देखता है कि ऑफिस के बाहर काफी भीड़ लगी हुई है। वहां जाने पर उसे लोगों से पता चलता है कि जोसेफ तो ये कंपनी छोड़कर ही भाग गया है। अब ये सुनते ही इमैनुअल को लगता है बहुत बड़ा झटका। सेम वैसे ही दोस्तों जैसे राजू को लगता है हेरा फेरी में जब अनुराधा पैसे लेकर चली जाती है, याद है आपको? ओके। ये बेचारा भी निराश होकर घर वापस आ जाता है। घर आने पर उसकी वाइफ एनी उसे खूब ताना सुनाती है कि लो कहाँ है पैसे बताओ, तुम उस जोसेफ को भगवान की तरह पूछते थे ना, लो तुम्हारा भगवान भाग गया। अब हमने जो कर्जा लिया है उसके पैसे कौन चुकाएगा बताओ। इमैनुअल सुनकर और भी दुखी हो जाता है कि अब क्या करें, कैसे संभाले इस प्रॉब्लम को। अगली सुबह इमैनुअल को एक लेटर आता है जो कि जोसेफ का है, जिसमें यह लिखा होता है कि मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था दोस्त, मुझे भागना पड़ा क्योंकि मेरे सारे पैसे डूब गए। मैं तुम्हें इस लेटर के साथ 10,000 रुपए भेज रहा हूँ। मुझे पता है कि ये पैसे तुम्हारे 3 महीने की सैलरी के आधे भी नहीं है, पर इससे शायद तुम्हें कुछ मदद हो जाए। साथ ही मैंने तुम्हारी न्यू जॉब के लिए एक दोस्त से बात भी की है, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने लेटर के पीछे मेंशन की हुई है। इमैनुअल ये देखकर परेशान हो जाता है, लेकिन बाद में वो उस आदमी से कांटेक्ट करता है जिसका पता जोसेफ ने लेटर में मेंशन किया है। वो आदमी उसे सिग्मा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बताता है। वो कहता है कि मैं उस कंपनी का कम्युनिकेशन सेक्टर का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तुम्हारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज भी है, बट ये सेल्स की जॉब है और इसकी एज लिमिट सिर्फ 25 की है। अब इमैनुअल की एज तो 25 प्लस होती है। बेचारा फिर निराश हो जाता है और उस आदमी से रिक्वेस्ट करता है कि यार कुछ हो सकता है क्या, क्योंकि मुझे जॉब की बहुत जरूरत है। वो आदमी भी कह देता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका जरूर दिलवाऊंगा, लेकिन हाँ तुम्हें उसके लिए एक इंटरव्यू क्रैक करना होगा। इमैनुअल इसके लिए मान जाता है। अब इमैनुअल बढ़िया सी ड्रेस पहनकर बिल्कुल इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाता है, जहां पर उसे कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन वो उसका जवाब नहीं दे पाता। तभी इमैनुअल की मोबाइल की रिंग बजती है और वो कॉल कट कर देता है और फिर इस डिस्टर्बेंस के लिए इंटरव्यूअर से माफी भी मांगता है। तभी उन इंटरव्यूअर में से एक आदमी जिसका नाम जीवन राज है, वो इमैनुअल से कहता है कि क्या तुम अपने मोबाइल के इस कवर को मुझे बेच सकते हो क्या? अब इमैनुअल कहता है कि सर, मेरी वाइफ ने मेरे लिए मोबाइल कवर 60 रुपए में खरीदा था, तो क्या आप उसे मुझसे 100 रुपए में खरीद सकते हैं? मैं वादा करता हूँ कि आप पक्का इस कवर को 200 में बेच दोगे। ये बहुत ही लकी कवर है और मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। जीवन राज तुरंत ही इमैनुअल को 100 का नोट देकर कवर खरीद लेता है और इमैनुअल से कहता है कि चलो अब इस कवर को 200 रुपए में बेचवाओ। तो इमैनुअल कहता है कि ऐसे फटे हुए बैग कवर को कोई 200 रुपए में क्यों खरीदेगा, अच्छा हो कि इस कवर को आप अपने पास ही रखो। और इसके बाद वहां मौजूद बाकी इंटरव्यूअर जीवन राज पर हंसने लगते हैं। इमैनुअल ने जिस तरह से एक फटे पुराने मोबाइल कवर को अपनी बुद्धि से उसको बेचा, ये देखकर तो बाकी के इंटरव्यूअर काफी इंप्रेस हो जाते हैं और इस तरह उसे मिल जाती नौकरी। घर आकर इमैनुअल उसकी फैमिली बहुत खुश होती है क्योंकि उसको जॉब मिल गई है और काफी सेलिब्रेशन करते हैं। अब इमैनुअल जॉब ज्वाइन करने ऑफिस जाता है। वो देखता है कि उस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज वेंकटेश नाम के एक एम्प्लॉय के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उसने उस महीने सबसे ज्यादा बिजनेस किया था। इमैनुअल एक स्टाफ से मैनेजर का कैबिन पूछता है कि कहां पर है। दूसरी तरफ जीवन राज, जो कि उस कंपनी का मैनेजर होता है और साथ ही इमैनुअल का बॉस भी, वो अपने कैबिन में कंपनी के 2 एम्प्लॉयज को बुलाकर उस पर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि उन्होंने उस महीने अपना टारगेट कंप्लीट ही नहीं किया। उन दोनों एम्प्लॉयज में से एक एम्प्लॉय जीवन से कहता है कि सर, एक्चुअल में मेरे फादर का ऑपरेशन रहा और इसी वजह से मैं इस महीने टारगेट अचीव नहीं कर पाया।
जीवन भी कहता है कि आज मेरी बेटी का बर्थडे है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये कंपनी है। मेरा जॉब पहला है, उसके बाद सारी चीजें। मैंने अभी तक अपनी बेटी को विश भी नहीं किया, क्योंकि उसे पता है कि उसके पापा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनका काम है, और मेरी बेटी को इस पर गर्व है मेरे लिए। जीवन के कहते ही उसकी बेटी का उसे कॉल आता है। जीवन उसे फिर बर्थडे विश करता है, लेकिन उसकी बेटी उसको बहुत उल्टा फुल्टा बोलने लग जाती है कि अब आपको याद आ रही है विश करने की है। ये देखकर वहां खड़े दोनों एम्प्लॉयज जाने लग जाते हैं। जीवन राज भी उन दोनों को जाने को कह देता है। तभी आता है वहां पर इमैनुअल, और जीवन को अपना अपॉइंटमेंट लेटर देकर कहता है कि सर, आई एम इमैनुअल, क्या आपने मुझे पहचाना? इमैनुअल को देखते ही जीवन तो उसको पहचान जाता है और कहता है, हाँ हाँ, तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ, तुम्हें तो मेरा याद है ना, उस दिन मजाक बनाया था सीनियर्स के सामने। इमैनुअल कहता है कि सर, वो तो बस मैं अपना काम कर रहा था। ये सुनने के बाद जीवन उसे धमकी देते हुए कहता है कि याद रखना, तुम पर मेरी नजर रहेगी, मुझसे बच के रहना तुम। उसके बाद इमैनुअल अपने कैबिन में जाता है, जहां उसके पास वेंकटेश आता है और उसे थोड़ा कंफर्टेबल करते हुए कहता है कि मैं वेंकटेश हूँ, तुम्हें अगर कभी भी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आ जाना। तभी वहां पर कंपनी के अकाउंटेंट गोपीनाथ और कंपनी का पियोन सुकु आते हैं और खुद को इमैनुअल से इंट्रोड्यूस करते हैं। कुछ ही दिनों में धीरे धीरे इमैनुअल और सभी स्टाफ्स की एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है और वो खूब मन लगाकर काम करने लग जाते हैं। अब एक दिन कंपनी का मैनेजर जीवन राज एक मीटिंग बुलाता है, जिसमें वो सारे एम्प्लॉय से ये कहता है कि हम इस कंपनी में काम करते हैं और इसी से हमारी सैलरी आती है, तो हमें इस कंपनी के लिए कुछ करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिग्मा लाइफ इंश्योरेंस एक टॉप कंपनी है और इसका प्रॉफिट इस ईयर का 600 करोड़ रुपए है, लेकिन कंपनी ने 800 करोड़ की प्रॉफिट टच करने का प्रॉमिस किया था। तो अब हम उस प्रॉफिट को अपनी कंपनी में ला सकते हैं बाय डिक्लाइंग क्लेम्स ऑफ द कस्टमर्स। कस्टमर्स का 1 रुपए का लॉस भी हमारे लिए प्रॉफिट है, तो अब हम उस क्लेम्स को डिक्लाइन कर देंगे। ये सुनते ही मैनुअल जीवन से ये कहता है कि सर, आपने कल कहा था कि कस्टमर हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज आप कह रहे हैं कि उनके क्लेम्स को डिक्लाइन कर देंगे, ऐसा कैसे चलेगा? अब जीवन ये सुनते ही गुस्सा हो जाता है कि ये मैनेजर की बात को टाल रहा है, और इमैनुअल के सवाल का जवाब न देते हुए टॉपिक ही चेंज कर देता है। थोड़ी देर के बाद जब मीटिंग खत्म होती है तो वेंकटेश इमैनुअल से कहता है कि तुम्हें बॉस के बीच में बोलने की क्या जरूरत थी, अब वो तुम्हें टारगेट करने लगेंगे। इमैनुअल भी कहता है कि देखो, मैं प्रॉफिट के लिए अपनी पर्सनैलिटी को चेंज नहीं कर सकता, और कस्टमर्स का लॉस इस कंपनी का भी लॉस है, ये क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? अब वेंकटेश ये सुनते ही बाहर की तरफ इशारा करते हुए एक लेडी को दिखाता है और कहता है कि उसका नाम है कदी जुम्मा, और वो इस कंपनी की कस्टमर है। वो अपने हस्बैंड की डेथ की क्लेम लेने के लिए पिछले 3 महीने से ऑफिस के चक्कर काट रही है, लेकिन कंपनी ने उसका क्लेम रिजेक्ट कर दिया। इमैनुअल तो ये सुनते ही हैरान रह जाता है कि भाई, ये क्या कर रहे हो तुम? वो कहता है कि कंपनी ऐसा क्यों कर रही है? तब वेंकटेश कहता है कि कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में कुछ कस्टमर्स के क्लेम्स को रिजेक्ट कर रही है, और उस लेडी का क्लेम भी उसी कस्टमर्स की लिस्ट में आता है जिनके क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया गया है। अब तुम ये बताओ, क्या तुम उस लेडी को क्लेम दिलवा सकते हो? नहीं, तुम भी उसे क्लेम नहीं दिलवा सकते। पता है क्यों? क्योंकि ये एक पावरफुल सिस्टम है, और इस सिस्टम को तोड़ पाना हम जैसे लोगों की तो बस की बात नहीं है। इमैनुअल को ये बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। इसके बाद वो औरत और उसकी बेटी जीवन के पास जाते हैं और उससे क्लेम डिक्लाइन करने की वजह पूछते हैं। जीवन कहता है कि कंपनी को आपकी मदर पर डाउट है, क्योंकि सर ने नॉमिनी खाजिदा CK जी को बनाया और आपकी मदर खाजिदा PK हैं, तो हम क्लेम कैसे दे सकते हैं? उस औरत की बेटी कहती है कि मेरी मदर ही है खाजिदा CK, क्योंकि मेरे फादर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इस वजह से डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी हुई है। वो औरत और उसकी बेटी जीवन को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसकी बात कहाँ सुनता और वहां से जाने को कह देता है। वो दोनों भी बेचारे रोते हुए चले जाते हैं। अब दूसरी ओर इमैनुअल एक जबर नाम के क्लाइंट को कॉल करता है और इंश्योरेंस के लिए उससे अपॉइंटमेंट फिक्स करता है। वो जाबर के घर जाता है और उससे इंश्योरेंस प्लान समझने लगता है, लेकिन जाबर तो उसे अपनी फैमिली और काम के बारे में बताने लगता है। बातों ही बातों में जाबर इमैनुअल से ये कहता है कि मुझे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, इसलिए कोई मेरे पास आता नहीं सिवाय मेरे हेल्पर को छोड़कर, बट तुम आए हो, ये मुझे अच्छा लगा। दूसरी ओर इमैनुअल को जब ये पता चलता है कि जैबर को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो वो डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी ये देखकर जैबर उसे पकड़ लेता है। इमैनुअल जैसे तैसे उसको धक्का देकर वहां से भागने लग जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और इमैनुअल और उसकी फैमिली साथ में काफी खुश होते हैं। अब इमैनुअल को जॉब मिलने की वजह से पैसों की दिक्कत भी नहीं है और अब उसकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस्ड होता है। एक दिन जब वो अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है तो उसको उसके कलीग से एक बार पार्टी के लिए पूछते हैं। इमैनुअल उनके साथ पार्टी में चला जाता है। वहां पहुंचते ही इमैनुअल उस पार्टी में जैबर को उसके नौकर के साथ देखता है। अब उसे देखते ही इमैनुअल उस बार के वेटर से पूछता है, क्या वो मिस्टर जैबर ही है ना? वेटर उसे बताता है कि हाँ, वो मिस्टर जैबर हैं और उन्हें कोई दिक्कत थोड़ी है, वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होने की बीमारी का नाटक कर रहे हैं। ये सुनकर तो इमैनुअल हैरान ही हो जाता है। वो पूछता है क्यों? तब वेटर उसे बताता है कि दरअसल उनका एक बेटा है जो कि एक फ्रॉड लड़का है और वो अपने पिता की प्रॉपर्टी को धोखे से अपने नाम करवा चुका है, जिसके बाद जबर बैंकरप्ट हो गया। इसीलिए जबर ने अपने बेटे के ऊपर सारी प्रॉपर्टी वापस पाने के लिए केस किया है और उनके वकील ने केस जिताने के लिए उन्हें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का नाटक करने को बोला है। वैसे ये हमारे रेगुलर कस्टमर हैं और रोज आते हैं यहाँ पर, और ज्यादातर इनकी ये आदत है कि ये किसी न किसी से 2 पैक पीने की गुजारिश करते हैं। अब इमैनुअल उसके पास जाता है, वेटर से बोलकर उसकी शराब में दवा मिलवाता है। जैबर जैसे ही इमैनुअल को देखता है तो वो शॉक। इमैनुअल भी कहता है कि वाह,
तुमने मुझे अच्छा बेवकूफ़ बनाया। तब जैबर कहता है कि मेरे लॉयर ने मुझे ऐसा करने को बोला, तुम प्लीज़ उस चीज़ को गलत मत समझो। इमैनुअल कहता है कि टेंशन मत लो, तुम्हारे बेटे के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसको छोड़ो, अभी तुम शराब एंजॉय करो बस। ये सुनकर जैबर थोड़ा इमोशनल हो जाता है और फिर दोनों ड्रिंक एंजॉय करते हैं। अगले दिन एक कस्टमर ने इमैनुअल को इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट करने का वादा किया होता है और उस प्रीमियम से इमैनुअल के पूरे मंथ का टारगेट पूरा हो जाता है। साथ ही वो इस महीने का एम्प्लॉय ऑफ द मंथ भी बन जाता है, जो कि एक तरफ से इमैनुअल और उसके बेटे का सपना भी था। इसलिए इमैनुअल आज बहुत खुश था। अब ऑफिस जाते हुए उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में होता है। तब उसे फौरन ही उस कस्टमर की याद आती है जिसने उसे प्रीमियम देने का वादा किया है। तब इमैनुअल अपने फ्रेंड वेंकटेश को कॉल करता है और उससे उस कस्टमर के बारे में बताता है। इमैनुअल कहता है कि यार मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, इसलिए मैं आज ऑफिस तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन आज मेरे कस्टमर आकर ऑफिस में प्रीमियम पेमेंट करवाएंगे, तो प्लीज उसे मेरे कोड में बुक कर देना। इमैनुअल की बात सुनकर वेंकटेश उससे हाँ बोल देता है और अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंचता है तो देखता है कि सभी लोग वेंकटेश को एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनने की विशेष दे रहे हैं। इमैनुअल ये देखकर सारा खेल समझ जाता है कि वेंकटेश ने मुझे धोखा दिया। तभी वेंकटेश उसके पास आता है और कहता है कि थैंक यू ब्रदर, ये अभी तक का मेरा हाईएस्ट क्लोजिंग है, तो मैंने शाम को एक पार्टी रखी है, तुम उसमें जरूर आ जाना। इमैनुअल ये देखकर बहुत दुखी होता है कि कैसे कैसे लोग हैं यार दुनिया में। और सबके ऑफिस से जाने के बाद वो खुद ही वो क्राउन पहनता है जो बेस्ट एम्प्लॉयर का होता है और फोटो खींचकर घर पर अपने बेटे को दिखाता है। इमैनुअल का बेटा और वाइफ दोनों खुश हो जाते हैं कि इमैनुअल को इस मंथ बेस्ट एम्प्लॉयर का अवार्ड मिला है। अब इमैनुअल अपने बेटे और एनी को एक जगह पर लेकर जाता है जहां वो एक घर के सामने खड़ा होता है। घर के मालिक के आते ही उन्हें एडवांस चेक देकर घर की बुकिंग कर देता है। फिर से ये देखकर एनी और उसका बेटा काफी खुश होते हैं कि हम अब थोड़े अमीर हो गए हैं, हमने नया घर खरीद लिया है। एनी और उसका बेटा घर के अंदर जाते हैं और उसको देखकर और भी खुश। तब इमैनुअल का बेटा उस घर की तस्वीर बनाकर उसे देता है। अगले दिन इमैनुअल जब ऑफिस जाता है तो जीवन राज उसे कैबिन में बुलाता है अपने। उसके साथ कंपनी का एक और एम्प्लॉय भी होता है जिसका नाम टोनी है। अब जीवन कहता है कि टोनी और इमैनुअल, पिछले 6 महीने से कंपनी ने आपकी कोई परफॉर्मेंस नहीं देखी, ना ही उसमें कोई ग्रोथ देखी है, और इस वजह से हम आप लोगों को अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम आपको अभी जॉब से निकालेंगे नहीं, आप लोगों को बस अपना टारगेट पर ध्यान देना है, क्योंकि आपका टारगेट अब 5 लाख से 50 लाख हो गया है। अब ये सुनते ही टोनी और इमैनुअल तो शॉक हो जाते हैं कि इतनी बड़ी अमाउंट कैसे। जीवन कहता है कि अगर आपने नेक्स्ट मंथ 50 लाख रुपए का प्रीमियम करवा दिया कहीं से भी, तो आप इस कंपनी में कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आपको फायर किया जाएगा। जीवन की पूरी बात सुनते ही टोनी तो काफी गुस्से में आ जाता है और जीवन को अब्यूज करते हुए कंपनी छोड़कर चला जाता है। टोनी के जाने के बाद अब इमैनुअल जीवन से कहता है कि सर, मेरा होम लोन, उसका क्या होगा? तो जीवन जवाब देता है कि जाओ और जाकर 50 लाख का प्रीमियम करवाओ, उसके अगले दिन ही तुम्हारा लोन पास हो जाएगा। अब इमैनुअल जाकर अपने केबिन में बैठ जाता है और बहुत सोचता है। तभी उसे उसके बेटे की बनाई वो नए घर की पेंटिंग दिखती है। फिर उसमें थोड़ा हिम्मत आती है, वो अपने काम में लग जाता है। दूसरी ओर टोनी अपना सामान पैक करके इमैनुअल से मिलने जाता है और कहता है कि तुम यहाँ टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो भाई, 50 लाख का नामुमकिन है करना प्रीमियम। इमैनुअल कहता है कि देख, मुझे किसी भी कीमत पर 50 लाख का करना ही होगा, तभी मैं कंपनी में यहाँ पर कंटिन्यू कर पाऊंगा, नहीं तो काम खत्म। तभी वहां पर कंपनी के एचआर की टीम आती है। इमैनुअल उन्हें देखकर टोनी से पूछता है कि ये लोग कौन है। टोनी बताता है कि ये लोग तो तब आते हैं जब किसी को जॉब से निकालना होता है। अब आज वो कौन है किसी को नहीं पता। अब उनके आने के बाद अकाउंटेंट गोपीनाथ को बुलाया जाता है और उसे बोला जाता है कि सर, चेक विलियम भी आपकी तरह एक अकाउंटेंट ही थे और जॉब छोड़ने के बाद आज वो क्रॉड्स का बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है। गोपीनाथ को ये समझ नहीं आता कि आखिर उसको ये सब कुछ क्यों बताया जा रहा है। तो एचआर की टीम कहती है कि आपको इस कंपनी से निकाला जा रहा है। ये सुनते ही गोपीनाथ कहता है कि सर, मैंने इस कंपनी में अपनी पूरी जिंदगी दे दी है और आज कंपनी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, मैं जीवन सर से बात करूंगा। गोपीनाथ जीवन के पास जाता है, लेकिन वो भी यही सारी बातें दोहराकर मुंह फेर लेता है। बेचारा गोपीनाथ पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि कंपनी ने इतना बड़ा धोखा उसके साथ किया। वो चला जाता है वहां से। ये सब कुछ वहां पर खड़ा इमैनुअल देख रहा होता है। उसको भी ये देखकर काफी दुख पहुंचता है। अगले दिन एक दूसरी लेडीज जिसका नाम जेनिफर है, वो अपने बेटे के साथ इमैनुअल के ऑफिस आती है और इमैनुअल की कलीग सरिता को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देकर क्लेम पास करवाने को कहती है। सरिता फिर उसके बच्चे को एक बॉल देती है जिससे वो खेलने लग जाता है। बच्चे के जाने के बाद सरिता जेनिफर से ये पूछती है कि आपका प्रॉब्लम क्या है जो आप क्लेम लेना चाहती हैं, ये बताइए। जेनिफर कहती है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते, वो मुझे छोड़कर किसी और लड़की के साथ रह रहे हैं और मुझे कैंसर है, तो अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे को कौन देखेगा, इसीलिए मुझे क्लेम चाहिए ताकि मैं अपना इलाज करवा पाऊँ, अपने बेटे के लिए कुछ कर पाऊँ। अब ये सुनकर सरिता बहुत शॉक होती है और जेनिफर से कहती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, इसलिए आप अपना पूरे डॉक्यूमेंट्स 2 दिन के अंदर जमा करवा दीजिए, तभी आपकी क्लेम प्रोसेस शुरू होगी। जेनिफर इसके लिए एग्री हो जाती है और वहां से जाने लग जाती है। तभी देखती है कि उसका बेटा वहां पर है ही नहीं। वो उसे ढूंढने लगती है तो तभी देखती है उसका बेटा तो इमैनुअल के साथ खेल रहा है। फिर जेनिफर अपने बच्चे को लेकर चली जाती है। अब इसके बाद सरिता इमैनुअल से कहती है कि जेनिफर को कैंसर है और अगर इसका क्लेम इसको नहीं मिला तो न जाने क्या होगा बेचारी के साथ। इमैनुअल फिर से दुखी हो जाता है।
लेकिन मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता था। वो जाकर अपने काम पर लग जाता है और सैंडी विल्सन नाम की एक लेडी को कॉल करके उसका अपॉइंटमेंट ले लेता है। अपॉइंटमेंट लेते ही वो उससे मिलने जाता है, लेकिन वो लेडी तो बहुत बिजी होती है, इस वजह से वो उससे मिल नहीं पाती। अगले दिन आने को बोलती है। मतलब इमैनुअल फिर दुखी होकर घर आ जाता है। तभी वो वहां पर जोसेफ को देखता है। इमैनुअल उसको देखकर काफी खुश होता है और उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। और जब जोसेफ जाने लगता है तो इमैनुअल उसके साथ जाता है। फिर वो उसे अपने ऑफिस की सारी बातें बताता है कि उसकी अब ये जॉब ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। जोसेफ फिर इमैनुअल को समझाता है और उसे उसके बच्चे पे पैसे देकर चला जाता है। फिर अगले दिन इमैनुअल काफी मुश्किलों का सामना करके सैंडी से मिलने जाता है। सैंडी भी इमैनुअल को अपने मैनेजर से इंट्रोड्यूस करवाती है और इंश्योरेंस के लिए अपने मैनेजर से ही कॉन्टैक्ट करने को बोलती है। सैंडी का मैनेजर इमैनुअल से अपने 400 वर्कर की लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताता है। इमैनुअल कहता है कि 400 एम्प्लॉयज के इंश्योरेंस का टोटल बिल 8 लाख रुपए आएगा। मैं अभी 400 फॉर्म्स की व्यवस्था करवाता हूँ, आप ये फॉर्म भर देना। तो मैनेजर कहता है कि अभी तुम्हारे पास कितने फॉर्म्स हैं? इमैनुअल कहता है कि अभी तो टोटल 10 फॉर्म है मेरे पास। मैनेजर कहता है काम करो, मुझे 10 एम्प्लॉयज के लिए इंश्योरेंस अभी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई चेक करने आएगा और वैसे भी सैंडी मैम के पास टाइम नहीं है। वैसे भी इन लेबर्स के लिए कौन इतना खर्चा करेगा? अब मैनेजर की ये बात सुनकर इमैनुअल को बहुत गुस्सा आता है। वो उठकर सीधा चला जाता है। दूसरी ओर कुछ दिन बीत जाने के बाद भी जेनिफर को कोई क्लेम नहीं मिलता, तो वो सरिता के पास जाती है। अब सरिता जेनिफर को देख के घबराई भी होती है, क्योंकि कैंसर की वजह से उसकी हालत खराब होना शुरू हो चुकी है। जेनिफर सरिता से कहती है कि मेरा क्लेम अभी तक पास नहीं हुआ है। सरिता भी कह देती है कि देखो अभी प्रोसेसिंग में है, आपको क्लेम मिल जाएगा। जेनिफर फिर चली जाती है। तब वहां पर इमैनुअल आता है। सरिता उससे कहती है कि जेनिफर का क्लेम कंपनी ने डिक्लाइन कर दिया है, लेकिन मेरे पास उससे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो मैंने झूठ बोल दिया कि तुम्हारा प्रोसेसिंग में है क्लेम। इमैनुअल पूछता है कि ये बताओ आखिर डिक्लाइन करने की वजह क्या है? सरिता कहती है कि जिस डॉक्टर ने उसकी मेडिकल रिपोर्ट बनाई है, उसे हमारी कंपनी ने झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए पैसे दे दिए, जिस वजह से कंपनी के पास प्रूफ है और उन्होंने उसका क्लेम डिक्लाइन कर दिया। इमैनुअल उस डॉक्टर के पास जाता है और उसको धमकी देता है कि अगर आपने जेनिफर की सही रिपोर्ट नहीं बनाई तो मैं दूसरे डॉक्टर को उसकी पॉलिसी और पुराने रिकॉर्ड्स दिखाऊंगा और वो लोग फिर उस रिपोर्ट को सपोर्ट करेंगे, ध्यान रहे। उसके बाद आप पर ऐसे ऐसे केस करूंगा कि आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। डॉक्टर ये सुनते ही घबरा जाता है और झूठी रिपोर्ट की जगह सही रिपोर्ट डालकर जेनिफर का क्लेम करवा देता है। और ये बात पता चलती है जीवन को, तो वो इमैनुअल को काफी सुनाता भी है, मगर अब तो क्लेम पास हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। अगले दिन जीवन से मिलने एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आता है, जो कि 2-3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस में करवाना चाहता है। जीवन को ये देखकर काफी खुशी होती है, बट उसी वक्त वहां पर वो औरत आती है जिसका क्लेम नहीं कर रहे थे। जीवन उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिजनेसमैन उस औरत को रोककर पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है। वो कहती है कि सर मेरा क्लेम अभी तक पास नहीं हुआ है। ये सुनते ही बिजनेसमैन जीवन से कहता है कि आप अपने कस्टमर्स को सर्विस नहीं दे रहे हैं, कल मेरे इन्वेस्टमेंट के बाद आप लोग मेरे साथ भी ऐसा करेंगे तो? अब जीवन ये सुनते ही डर जाता है और सोचता है कि कहीं ये बिजनेसमैन करोड़ के ऑफर्स को लेकर चला ना जाए, इसलिए वो फौरन ही उस लेडी का क्लेम अमाउंट चेक करके उसको बना कर दे देता है और बिजनेसमैन से कहता है कि सर हमारे लिए कस्टमर्स तो भगवान है। तब बिजनेसमैन ये देखकर काफी खुश होता है और जीवन को एक डेट बताकर वहां से चला जाता है। अब लिफ्ट में जाते हुए वो औरत बिजनेसमैन और इमैनुअल के साथ होती है। इससे हमें यह पता चलता है कि ये सारा प्लान इमैनुअल का है, ताकि उस औरत को उसका पैसा मिल पाए। वो औरत इमैनुअल को बहुत सारी दुआइयां देती है। अब ऑफिस में इमैनुअल का आज आखिरी दिन होता है, इसलिए वो बहुत ही परेशान है। तभी उसको जैबर का कॉल आता है, तो वो जैबर को अपने ऑफिस में बुला लेता है। जैबर कहता है कि मैं अपना केस हार गया हूँ, कोर्ट ने मेरे बेटे के फेवर में फैसला सुनाया। इमैनुअल कहता है कि आप टेंशन मत लो, आखिर सारी की सारी प्रॉपर्टी आपके अपने बेटे के नाम ही तो गई है। तब जैबर कहता है कि तुमने मुझे एक पेंशन स्कीम के बारे में बताया था ना, मैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये लो 50 लाख का चेक। अब इमैनुअल ये देखकर बड़ा खुश हो जाता है। चेक देकर फिर जैबर चला जाता है, जिसके बाद जीवन इमैनुअल को अपने कैबिन में बुलाता है और कहता है कि कस्टमर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी कंपनी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट, और मैंने अपनी पूरी जान लगाकर कंपनी को प्रॉफिट दिया, लेकिन इस बीच में अपने अंडर काम कर रहे लोगों को कभी समझ ही नहीं पाया। लेकिन आज मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ पा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि एचआर की टीम उस ऑफिस में आती है। अब जीवन उन्हें देखकर कहता है कि आज मेरी बारी है, मेरे भी कुछ टारगेट्स हैं जिन्हें मैं पूरे नहीं कर पाया। मेरी आखिरी उम्मीद सिर्फ वो बिजनेसमैन ही था, पर अब वो मेरी कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा, तो आज मुझे इस कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा। इमैनुअल ये देखकर जीवन को सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि वो बिजनेसमैन सिर्फ एक नाटक था, उस औरत का क्लेम पास करवाने के लिए बस। जीवन ये सुनकर एकदम शॉक हो जाता है और तब इमैनुअल अपने पॉकेट से जैबर का चेक निकालकर उसे देता है और कहता है कि मैंने इस केस को अभी तक अपने कोर्ट बुक में नहीं दर्ज किया है, आप इसे अपने कोड बुक में दर्ज कर लो, ये काफी रहेगा आपको अपनी जॉब कंटिन्यू करवाने के लिए। जीवन ये देखकर बड़ा खुश होता है, लेकिन फिर वो इमैनुअल से पूछता है कि तुम्हारी जॉब का टारगेट कहाँ है, उसका क्या हुआ? इमैनुअल कहता है कि मेरी जॉब चली भी जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जिस पोजीशन में हैं आप बहुत सारे जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हैं जिन्हें क्लेम्स की सख्त जरूरत है, आप उन सभी की मदद कर सकते हैं, इसलिए कंपनी के प्रॉफिट के लिए प्लीज उनके क्लेम्स डिक्लाइन मत करो। ये बोलकर इमैनुअल वहां से चला जाता है। अब जीवन ये सुनकर बहुत इमोशन होता है, उससे अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वो सभी के सामने इमैनुअल से कहता है, यू आर माई हीरो,
इमैनुअल भी ये सुनकर बड़ा खुश होता है और यहीं पर होता है इसका एंड। मूवी के आखिर सीन में हम देखते हैं कि इमैनुअल एनी से ये कह रहा है, मैंने सिग्मा लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ दिया। ये सुनते उसका बेटा उससे कहता है कि पापा क्या अब हम नया घर नहीं ले पाएंगे। जिसके बाद इमैनुअल अपने बेटे और बीबी के गले लग जाता है और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जीवन अब अपने सभी क्लाइंट्स के क्लेम पास करके उनकी मदद करता है। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी अगर आपको इमैनुअल का कैरेक्टर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, एक्सप्लेनेशन को लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखें अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।